नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा के इतिहास विषय के छठे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम 1857 की क्रांति के अंत की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने 1857 की क्रांति के कारणों को जाना है, उस समय की परिस्थितियों को जाना है और झारखंड में 1857 की जो स्थिति थी उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। तो अभी जो हमारे सामने जो वीडियो है इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज जो हैं कैसे फाइट बैक करते हैं। मतलब एक तरह से पूरी सत्ता उनके हाथ से निकलते निकलते पुनः कैसे फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है और जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, उनको कैसे रिकैप्चर किया जाता है। दिल्ली को, अवध को, कानपुर को फिर से कैसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया जाता है, क्या नए नए कानून बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 1857 की क्रांति का अंत के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल इसलिए हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उन लोगों की सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, है ना। वे लोग बिल्कुल सेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत थे, केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। उन लोगों का जब एक फरमान जारी होता था तो वो फरमान सभी जगह पहुंचता था, है ना। लेकिन हमारे जो विद्रोही थे, हमारे जो रिबेल्स थे, उनके साथ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ यदि मेरठ में लड़ाई हो रही थी तो मेरठ तक सीमित, उसको हम दिल्ली वाले हेल्प नहीं कर रहे थे। दिल्ली वालों को झांसी वाले हेल्प नहीं कर पा रहे थे, झांसी वालों को अवध वाले हेल्प नहीं कर पा रहे थे। सभी अपने अपने जगह में प्रयत्नशील तो थे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए देखते हैं। कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 100 से भी अधिक वर्षों में जो उन्होंने अर्जित किया था उसको वो इस तरह से समाप्त होते भी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए, उन्होंने और ज़्यादा इन्फोर्समेंट मंगवाया। कहाँ से? इंग्लैंड से। रिबेल्स यानी विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए लॉ लाए गए, नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर जो मेन सेंटर्स थे उस पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मतलब दिल्ली को फिर से वो रिकैप्चर किया गया। कब? सितंबर 1857 में। और इसके बाद विद्यार्थियों अक्टूबर 1857 में जो हुआ उसकी तो आप कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके दोनों बेटों को गोली से उड़ा दिया गया। बहादुर शाह को 1858 ईस्वी में रंगून यानी कि वर्तमान म्यांमार में के जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। विद्यार्थियों, अकेले बहादुर शाह जफर को नहीं भेजा गया था, बल्कि उनकी पत्नी जीनत महल को भी साथ में भेज दिया गया था। और जिस समय उनको भेजा गया था उस समय उनका उम्र था 82 साल के थे। तो एक 82 साल का बूढ़ा, ठीक है, व्यक्ति। अब देखिए आपके सामने विद्यार्थियों जो नक्शा है, देखिए हमारे भारत के पूर्व दिशा में जो एक देश है जिसको पहले हम लोग बर्मा कहते थे, अब इसको म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार की जो राजधानी उस वक्त उसको हम लोग रंगून बोलते थे, है ना। तो रंगून के जेल में भेजा गया था बहादुर शाह जफर को और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बहादुर शाह जफर की। ठीक है, तो उनकी समाधि वहीं पे बनी हुई है। और विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है बर्मा की कुछ तस्वीरें हैं, ये पैगोडा इत्यादि हैं। बर्मा के लोग बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। तो वहाँ पे ये कुछ पैगोडा इत्यादि हैं, है ना, मंदिर होते हैं बौद्ध लोगों के। ये हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है,
अब आगे देखिए विद्यार्थियों, मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ यानी कि अवध अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई। आगे क्या हुआ? आगे नाना साहब और बेगम, नाना साहब मतलब कानपुर वाले, है ना, और बेगम हजरत महल यानी कि वाजिद अली शाह की पत्नी, है ना, लखनऊ के नवाब की पत्नी यानी बेगम, बेगजिस कदर की माँ, है ना, तो वो नेपाल भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? तात्या टोपे जो हैं वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, वो सारी उत्साह जो है वो समाप्त हो जाती है और विद्रोहियों की जो ताकत है और हिम्मत है वो टूटने लगती है। और बहुत सारे लोग जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे वो साथ देना भी छोड़ देते हैं। और इधर अंग्रेज जो हैं लालच देते हैं भूस्वामियों को, है ना, जमींदारों को, उनको लालच देते हैं। और यहाँ तक भी लालच दिया जाता है कि यदि आपने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे विद्रोही, बहुत सारे रिबेल्स पकड़ लिए गए और उनको फांसियों पे लटका दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्यों असफल रहा विद्रोह। विद्रोह क्यों असफल रहा, क्या कारण था असफल होने का? तो सबसे बड़ी बात तो होती है कि संगठित और कुशल नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व था दिल्ली में, लेकिन उनका नेतृत्व सभी जगहों पे तो नहीं था ना। और सबसे बड़ी जो बात होती है विद्यार्थियों, वो होता है धन, पैसा, है ना। बिना धन के हथियार नहीं खरीदे जा सकते। और जो सैनिक हैं उन्हें भी तो भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। वे क्या खाते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे, घर बार छोड़ करके, उनके भी बाल बच्चे होंगे, है ना। तो जब तक कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं होती, आज क्या है, सीमा पर हमारे सिपाही लड़ते हैं, चीन से, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हैं ना, तो ठीक है लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए सरकार है ना, है ना, उनका परिवार अपने घरों में सुरक्षित तो है ना। लेकिन विद्रोही सैनिकों के साथ ऐसी बात नहीं थी। और एक बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों कि जो शिक्षित समाज है ना, वो न्यूट्रल था, एकदम उदासीन था, उसको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है। तो और विद्रोहियों के पास एकदम से मतलब ठोस लक्ष्य और प्लानिंग यानी कि योजना भी नहीं थी। तो कुछ ऐसे ही कारण थे जिसके कारण 1857 की जो क्रांति है वो असफल होती है। अब हम लोग देखेंगे विद्रोह के परिणाम के बारे में। तो परिणाम के अंतर्गत क्या हुआ, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई उसका क्या परिणाम हुआ। तो परिणाम इस प्रकार से है विद्यार्थियों, देखिए, क्रांति ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों को भारत में बने रहना है तो उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, बिल्कुल बदलाव करना होगा। इसके तहत अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में व्यापक सुधार लाया। क्रांति के बाद बड़े बदलाव किए गए। क्या क्या बदलाव हुआ भाई? 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने, माने इंग्लैंड की महारानी जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसी वक्त समाप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने, आपको पता है लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दिया गया। और वहाँ एक और व्यवस्था की गई कि जो इंग्लैंड की संसद है वहाँ पे एक भारत मंत्री, है ना, भी बनाया जाने लगा, और सचिव भी, और 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल भी। ठीक है, और भारत में जो भी गवर्नर जनरल जो आगे हुए उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो ये बात याद रखिएगा विद्यार्थियों।
आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है, तो यही कहिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शासन है वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और तब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने एवं यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। क्यों किया गया होगा ऐसा? क्योंकि अविश्वास किया गया होगा। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की जगह गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही भर्ती करने का फैसला लिया। मतलब उन लोगों को जिस पे विश्वास हुआ, उनको विश्वास हुआ कि नहीं गोरखा लोगों पे विश्वास है, माने जो नेपाल के लोग हैं ना, गोरखा लोगों पे विश्वास करना है, सिखों पे विश्वास करना है और पठानों पे विश्वास करना है, और तो इनकी बहाली ज़्यादा होने लगी। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की बहाली नहीं हो रही थी, लेकिन इनकी बहाली ज़्यादा हुई। आगे हैं, देश के सभी देशी राज्यों के शासकों को भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया और उनके जो एडॉप्टेड सन होते हैं, दत्तक पुत्र होते हैं, उनको अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब ये कहा गया कि आपको ब्रिटेन की महारानी को ही अपना अधिपति मानना पड़ेगा, है ना। मतलब जो सुप्रीमेसी जो है ना, वो जो पैरामाउंट पावर जो है, पैरामाउंट पावर जिसको बोलते हैं, वो ब्रिटेन की महारानी ही होगी। एक और बड़ी चीज़ हुई है, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। इस विद्रोह के लिए अंग्रेज उन्हें ही जिम्मेदार समझते थे। तो ये हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है और किसी भी समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें फूट डालो और शासन करो वाली बात है ना। और आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। ये भी हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा योगदान रहा। तो 1857 की क्रांति के बाद ये तो हुआ कि सब मिल करके लड़ने लगे। विद्रोह के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति समाप्त हो गई, लेकिन आर्थिक शोषण के युग का आरंभ हुआ। इसको विद्यार्थियों समझिएगा कि साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी कि अधिक से अधिक भू क्षेत्र पे कब्जा कर ले, तो उसको छोड़ करके अंग्रेजों ने क्या किया कि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हम प्राप्त करें। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में भी बता दिया। तो कुल मिलाकर अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इसके सिर्फ कुछ प्रश्नोत्तर रह गए हैं, तो उन प्रश्नोत्तरों को मैं यथाशीघ्र आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। आप सब्जेक्ट से बने रहें और ध्यान से अपनी JCERT पाठ्य पुस्तक के जो पृष्ठ हैं उनको भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो एक बात को हमें याद रखना है कि किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं वो फाइट बैक हो जाते हैं। 1857 की जो क्रांति है वो असफल हो जाती है। हालांकि पूरी तरह से तो असफल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि असफल होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे नियम कायदे अंग्रेजों को बनाने पड़ते हैं जिससे कि भारतीयों को लाभ होता है। तो ये भी बात है। तो ठीक है विद्यार्थियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।